आज के दौर में क्या कोई तसव्वुर कर सकता है कि दुनिया का कोई भी मुल्क अपने शहरियों को इस बात की इजाज़त देता हो कि वो किसी भी शख्स को ना सिर्फ कत्ल कर सकते हैं बल्कि इसे लूट सकते हैं और इसे तबाह भी कर सकते हैं। हैरान कौन बात यह है कि ये इजाज़तनामा जो एक फरमान की शक्ल में था, इसे एक पार्लिमानी हुक्म के बाद एक कानून का दर्जा हासिल हो गया था। 16वीं सदी के वस्त में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड की हुकूमत की जानिब से जारी इस पार्लिमानी फरमान के अल्फाज कुछ इस तरह से थे: इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के लोग किसी को लूटने, जलाने, तबाह करने या कत्ल करने का पूरा इख्तियार रखते हैं। अगर कोई ऐसा करता है तो इसके खिलाफ किसी भी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। डिबेटेबल के नाम की शनाख्त रखने वाला ये इलाका 13वीं और 16वीं सदी के दौरान 300 सालों तक लाकानूनियत और जराइम का गढ़ बना रहा। लफ्ज़ डिबेटेबल लैंड बुनियादी तौर पर इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के इस खुद मुख्तार इलाके बारे घड़ी गई वो इस्तिलाह और इख्तरा है जो हर किस्म के जराइम के गढ़ की वजह से किसी के काबू ना आने वाले एक सरकश और अड़ियल घोड़े की माने था। इस खेती की बदकिस्मती ये थी कि इसे ना तो इंग्लैंड और ना ही स्कॉटलैंड अपना हिस्सा तस्लीम करते थे। इसकी मुतअद्दिद वजूहात थीं। सबसे बड़ी वजह इस इलाके का जराइम का गढ़ होना तो था ही, लेकिन इसके अलावा दूसरी बड़ी वजह यह थी कि ये इलाका अपने खुदखाल की वजह से किसी के लिए कारआमद नहीं था। इसकी ज़मीनें काश्तकारी के लायक थी, ना ही ज़मीनों को किसी और मसरफ़ में लाया जा सकता था। यही वो बुनियादी नुक्ता था जिसकी खातिर कोई भी फरीक इतने पर ख़तर इलाके की ज़िम्मेदारी लेने की हिम्मत नहीं करता था। मुर्रखीन के मुताबिक इस पार्लिमानी हुक्मनामे की वजह दरअसल ज़िम्मेदारी से बचने की कोशिश थी, क्योंकि कोई फरीक इस इलाके की ज़िम्मेदारी लेने के लिए तैयार ना था। डिबेटेबल लैंड जराइम का गढ़ कैसे बना? यूँ तो ये इलाका छोटी मोटी वारदातों की वजह से हमेशा एक मुतनाज़ा इलाका रहा है, लेकिन जराइम का गढ़ और नो गो एरिया बनने में स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के दरमियान पहली सरहदों का तयन था। सन 1237 में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के दरमियान ट्रीटी ऑफ यॉर्क के तहत पहली बार सरहदों का बंटवारा हुआ। जब यह बंटवारा इख्तिताम को पहुंचा तो मालूम हुआ कि मुख्तलिफ ख़ानदानों की जायदादों के दरमियान एक लकीर खींच दी गई है, जिसकी रो से मुतअद्दिद ख़ानदान अपनी जायदादों का कसीर हिस्सा खो बैठे थे। शुरू में लोगों ने हल्का फुल्का एहतजाज किया, जो रफ्ता बगावत की सूरत इख्तियार करता चला गया। चुनाचे तंग आमद बीजिंग आमद के मुस्ताक जहाँ के ज़ोर आवर ख़ानदानों ने सरहद के आर पार लूट मार करना शुरू कर दी। दोनों मुल्कों में से कोई भी इस मुल्क को अपनी ज़िम्मेदारी समझने के लिए तैयार था, न यहाँ अपने वसाइल खर्च करने पर तैयार था, जिसके सबब रफ्ता ये इलाका नो गो एरिया की शक्ल इख्तियार करके जुर्म पेशा अफराद का गढ़ बनता चला गया। इन जुर्म पेशा अफराद को सरहदी डाकू कहा जाने लगा, जिन्हें मकामी लोग बॉर्डर रेवर्स कहते थे। बॉर्डर रेवर्स ने सरहद के आर पार मवेशी चराने से अपनी मनफी सरगर्मियों का आगाज़ किया। इनके हौसले बड़े तो इन्होंने रफ्ता बड़ी चोरियाँ और डाके डालना शुरू कर दिए। मुर्रखीन कहते हैं कि एक वक्त ऐसा आया कि डिबेटेबल लैंड ऐसा मुल्क बन गया जहाँ इनके अपने असूल और कानून थे। ये लोग इस कदर ताकतवर और बेखौफ हो चुके थे कि पूरे बरतानिया में जब चाहते और जहाँ चाहते लूट मार के साथ साथ खूनी कार्रवाइयाँ कर गुजरते। मुर्रखीन कहते हैं इस तरह की सरगर्मियाँ किसी बड़ी सरपरस्ती के बगैर मुमकिन नहीं, इसलिए जहाँ भी सूरत हाल ऐसी ही थी और इन हमला आवरों को बड़े मकामी सरदारों की पुष्टपनाही हासिल हुआ करती थी। बॉर्डर रिवर्स की ताकत का अंदाज़ा यहाँ से लगाया जा सकता है कि इनकी सबसे ज़्यादा खूनी कार्रवाइयाँ इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के ऐसे इलाकों में होती थीं जिनके बारे कोई तस्वर भी नहीं कर सकता था, जहाँ किसी की दरअंदाजी मुमकिन है। इस बढ़ती लाकानूनियत और बेचैनी ने बिलाखिर अशराफिया को इस मसला का हल निकालने के लिए सर जोड़ कर बैठने पर मजबूर कर दिया। यूँ सन 1551 में पहली मरतबा स्कॉटलैंड और इंग्लैंड एक मुआहदे तक आन पहुँचे, जिसकी रूह से दोनों मुल्कों की सरहदों पर स्कॉट डाई की तामीर के एक मंसूबे पर गौर शुरू हुआ, जिसकी रूह से सन 1552 में हमेशा के लिए दोनों मुल्कों की सरहदों की निशानदही करके इस पर तकरीबन 5 किलोमीटर लंबे
पुश्ते तामीर किए गए, जिससे अमलन डिबेटेबल लैंड 2 हिस्सों में तकसीम होगी। लेकिन अशराफिया को इस वक्त सख्त धचका लगा जब बॉर्डर रिवर्स की कार्रवाइयों में ज़रा बराबर भी फ़र्क न पड़ा और इनके हमले जूं के तूं जारी रहे। इस सूरत हाल पर अक्सर मुहक्किकीन कहते हैं कि जब तक किसी मखसूस इलाके की ज़िम्मेदारी कोई मुल्क कबूल ही ना करे तो शिकवा किससे कर सकते हैं। और वैसे भी बॉर्डर रिवर्स इस बेलगाम घोड़े की माने थे जिनके ना तो कोई उसूल और ज़ाब्ते थे और ना ही कोई मंजिल थी। सन 1603 ईस्वी में स्कॉटलैंड और इंग्लैंड की हुकूमतें एक बार फिर सर जोड़कर बैठे और यूँ पहली मर्तबा दोनों मुल्कों के दरमियान अलहाक हुआ तो बरतानिया की बादशाह की तवज्जो सरहदी कार्रवाइयों पर मरकूज़ हुई। कानून की अमलदारी को फ़ाल बनाने के लिए सरहदी सरगर्मियों और हमलों पर नज़र रखने के लिए सरहदी फ़ौज में इजाफ़ा किया गया। इसके साथ साथ इलाके को चोरों और डाकुओं के हमलों से महफूज रखने के लिए बड़े बड़े रसागीरों और सहूलतकारों को पकड़कर फांसी पर लटका दिया और बेशतर को मुल्क बदर कर दिया गया। स्कॉटलैंड की लूट मार और कत्ल गारत में जहाँ के सरदारों का कलीदी किरदार रहा है। सन 1603 के बाद इंग्लैंड और स्कॉटलैंड ने अमन अमान के क़याम में जहां डाकुओं का पीछा जारी रखा, वहीं इन्होंने इलाके के सरदारों की सरगर्मियों पर भी कड़ी नज़र रखी। मुअर्रिखीन कहते हैं डिबेटेबल लैंड की सरगर्मियों की तारीख लैंग सैंडी के जिक्र के बगैर नामुकम्मल रहती है। 6 फुट कामत के सरदार लैंग सैंडी, जिसका असल नाम अलेक्जेंडर आर्मस्ट्रांग था, 16वीं सदी के स्कॉटलैंड का एक ताकतवर सरदार था। ये एक रौब और दबदबे की शख्सियत का मालिक था, जिसके बारे में कहा जाता है कि इस इलाके का कोई भी अच्छा या बुरा काम इसकी इजाज़त के बगैर मुमकिन नहीं होता था। शायद यही वजह है कि इस पूरे इलाके में इसको इंतहाई कदर की निगाह से देखा जाता था। सन 1610 में लैंग सैंडी ने बरतानी के बादशाह की तरफ से इलाके में कानून नाफिज करने की कोशिशों की सख्त मुखालफत और मज़ाहमत की, जिसकी पादाश में इसे सन 1610 में अपने 11 बेटों समेत फांसी पर लटका दिया था। यह सिर्फ यही नहीं बल्कि बहुत सारे बॉर्डर रिवर्स के साथ भी यही सलूक किया गया, जिसकी खातिर ख्वाह नतैज बरामद हुए।